नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मुंबई हमले के गुनहगार थाउर राणा की कोर्ट में हुई पेशी। अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण के बाद एनआईए ने किया गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियां करेंगी पूछताछ, खुलेगा 26/11 हमले का राज। आतंकी थाउर राणा का प्रत्यर्पण भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का परिणाम। केंद्र सरकार ने कहा मुंबई हमलों के आरोपियों का करेंगे पूरा हिसाब, तो विपक्ष ने भी की पीएम मोदी की तारीफ। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, तैयारियां पूरी। 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की 44 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भाजपा मुसलमानों को समझाएगी वक्फ कानून के फायदे। तैयार किया 5 सूत्रीय प्लान, चलाने जा रही जन जागरण अभियान। स्लोवाकिया दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच को किया संबोधित। कहा तकनीक के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में तेजी से बढ़ रहा है भारत। और आइए आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं स्लोवाकिया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रही हैं। भारतीय समुदाय के सदस्य, भारत के मित्रगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी का नमस्कार। मैं ऐतिहासिक और सुंदर शहर ब्रातिस्लावा में आकर बहुत प्रसन्न हूँ। ये स्लोवाकिया की मेरी पहली यात्रा है और मैं इस देश की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सौहार्द से अभिभूत। मैं भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस यात्रा पर मेरे साथ राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन भांबरिया, संसद सदस्य श्री धवल पटेल और श्रीमती संध्या रे और भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी गण आए। मैं अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ भारतीय समुदाय से मिलती हूँ, मिलके बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। मित्रों, भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंध एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यद्यपि दोनों देश भौगोलिक दृष्टि से दूर है, फिर भी हमारे आपसी संबंधों की गर्मजोशी हमें करीब लाती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी देती। इस मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर मेरी महामहिम राष्ट्रपति पेलेग्रिनी के साथ सफल बैठक हुई, जिसके दौरान हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की तरीकों पर चर्चा की। मैंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनकी व्यक्तिगत पहल और प्रतिबद्धता की भी सराहना की। मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्षों के साथ भी सार्थक बैठक की। मेरी स्लोवाक नेताओं के साथ हुई सभी वार्ताओं में मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई है कि वे भारतीय समुदाय के कड़े परिश्रम और स्लोवाकिया के विकास और प्रगति में उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति काफ़ी सम्मान की भावना रही है। मुझे आज भारत के अनेक स्लोवाक मित्रों को हमारे बीच उपस्थित देखकर खुशी हो रही है। अभी कुछ देर पहले हम जागुआर कंपनी देखने के लिए गए थे। वहाँ भी बहुत यंग बच्चियाँ 25
से नीचे बच्चों को 200 से ज़्यादा बच्चे हमने देखा, उनसे मिले, वो भी बहुत खुश थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हुई। मैं भारत और स्लोवाकिया के बीच महत्वपूर्ण संबंध और आपसी समझ और मजबूत करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करता हूँ। मित्रों, भारत आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है और स्लोवाकिया अपने मजबूत इंडस्ट्रियल बेस और यूरोप में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के परिणाम स्वरूप व्यापार और निवेश बढ़ने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 1.2 बिलियन यूरो पार कर गया है और दोनों देश के इन्वेस्टमेंट्स में भी वृद्धि हुई है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस यात्रा पर मेरे साथ एक उच्च स्तरीय भारतीय ट्रेड डेलीगेशन भी आया है। मुझे विश्वास है कि हमारे व्यापारिक प्रतिनिधियों में के साथ भी होने वाले आदान प्रदान में व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए अवसर पैदा होंगे। ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि भारत की विरासत और परंपराएं हमारे स्लोवाक मित्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। योगा और आयुर्वेद से लेकर भारतीय व्यंजनों तक स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति के प्रति दिखाई देने वाले प्रेम दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते मजबूत संबंधों का प्रमाण है। स्लोवाक भाषा में उपनिषदों का अनुवाद स्लोवाक लोगों को भारत के प्राचीन शिक्षाओं से जुड़ने का एक और अवसर प्रदान करेगा। मुझे आज सुबह स्लोवाक बच्चों को रामायण पर आधारित कठपुतली शो का आनंद लेते हुए देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत खुश थे। मुझे बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में प्रवासी भारतीयों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है और अब ये संख्या 6000 हो गई है। भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये उस सौहार्द और आत्मीयता को दर्शाता है जो आज हमारे संबंधों की विशेषता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि दिवाली, होली, नवरात्रि और ओणम जैसे त्यौहार समुदाय द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार न केवल हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सहायता करते हैं बल्कि हमें अपने स्लोवाक मित्रों के साथ अपनी विविध परंपराओं को साझा करने का अवसर भी मिलता है। देवियों और स्वजनों, ये अपने देश में हो रहे परिवर्तनों का बारे में भी बात करना चाहूँगी। भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजर रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस दशक के अंत से पहले हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमारे युवाओं ने हमें दुनिया का तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया है। भारत अब ई-कॉमर्स, AI, फिनटेक और कई अन्य क्षेत्रों हेतु एक वैश्विक केंद्र है। भारत की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का केंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, जिसमें गतिशक्ति, भारतमाला, सागरमाला और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से प्रगति हो रही है। आत्मनिर्भर भारत पहल भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल रही है, जिसमें विदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है। हमारा विकास न केवल प्रेरणादायक रहा है बल्कि समावेशी भी रहा है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ है कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। हम महिलाओं को सशक्त बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत की विकास यात्रा के आवश्यक स्तंभ है। डिजिटल इंडिया जैसे पहलों के साथ देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन,
ई गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा रहा है, इसकी पहचान संकट के समय में फास्ट रेस्पॉन्डर और एक विश्वसनीय डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में हो रही है। ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने एक जिम्मेदार ग्लोबल स्टेक होल्डर के रूप में हमारी भूमिका को मजबूत किया है। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की अपनी यात्रा पर अग्रसर है। मैं आप सभी को इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत स्लोवाकिया संबंध को मजबूत करने में भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में भी आपकी भूमिका अमूल्य है। आप हमारे देश के एम्बेसडर, दोनों देश को जोड़ने के लिए, ब्रिज बनने के लिए तो है ही, लेकिन आप भी एक एम्बेसडर है। आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भारत का नाम रोशन करते हैं, गौरव बढ़ाते हैं। इसीलिए आपका सहयोग भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपका भी सहयोग है। मुझे विश्वास है कि आप हमारे देश के बीच संपर्कों का एक मजबूत माध्यम बनने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। मैं आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए समृद्धि, शांति और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं। वहाँ पर वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रही थी और उन्होंने वहाँ पर कहा कि पिछले कुछ समय में भारत और स्लोवाकिया के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये उन्होंने कहा कि स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति की प्रसिद्धि को देखकर खुशी होती है। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता थाउर हुसैन राणा को पेशी के लिए दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया है। इससे पहले अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली पहुंचने पर राणा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पालम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया था। राणा को अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान में NSG और NIA की टीमों द्वारा नई दिल्ली लाया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता थाउर हुसैन राणा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी अमेरिका से उसके सफल प्रत्यर्पण के बाद एयरपोर्ट नई दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद की गई। राणा को अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान में NSG और NIA की टीमों द्वारा नई दिल्ली लाया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तो मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार थाउर राणा अब भारत के शिकंजे में है। भारतीय एजेंसियों की पूछताछ में अब नए राज सामने आएंगे। 16 वर्षों के इंतजार के बाद आतंकी राणा को भारत लाने में सफलता मिली है। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए। इस घटना के बाद से भारत लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता अब मिली है। भारत आया आतंकी राणा, राणा बोलेगा पाकिस्तान के राज खोलेगा। मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार थाउर राणा को भारत में न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक थाउर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर लिया गया है। लगभग 16 वर्षों के इंतजार और कानूनी प्रक्रिया के बाद अब राणा भारत की जांच एजेंसियों के कब्जे में है। अब उससे पूछताछ का सिलसिला जल्द ही शुरू होगा। मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान ने इसे नॉन स्टेट एक्टर की कारस्तानी बताकर पल्ला झाड़ दिया था। पहली बार नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर के बीच की कड़ी की भूमिका निभाने वाला राणा भारत के कब्जे में आया है। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता है।
राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए। जो भी देशद्रोही जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। राणा को दिल्ली लाकर पहले स्वास्थ्य जांच करवाई गई। तहव्वुर राणा ही वो राज है जो बताएगा किस तरह से पाकिस्तान में बैठे जो आका है आतंकवादियों के, ISI और उनके साथ उनके ट्रेंड टेररिस्ट, किस तरह से उन्होंने 2008 में मुंबई हमले को अंजाम दिया। 26 नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 26/11 को हुए हमलों ने मुंबई को करीब 60 घंटे तक आतंकित किया और पूरे देश को दहला दिया था। इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा, जिसने पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड कोहली संग मिलकर आतंक का ऐसा तांडव किया जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाते हैं। CST स्टेशन पर मुंबई दर्शन के लिए एजेंट का काम करने वाले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के धर्मेंद्र सिंह की नींद उस रात गोलियों की आवाज से ही खुली थी। मैं ये इमिग्रेशन ऑफिस के पास सो रहा था तो आवाज़ आया 18 नंबर से आया, जब हॉल में आवाज़ आया बहुत तेज, तो दादा करके तो हम लोग उठ के देखने गए तो पूरा एकदम लाल लाल खून, फिर हम लोग इधर से भागने लग गया। फिर हम लोग भागते भागते उधर था गेट ऑफ इंडिया तरफ गया तो उधर हम लोग को पुलिस वाले खड़े रहे, बोले इधर मत भाग के जाओ, अभी हमला ताज में हो रहा है। बहुत आदमी मरे, बहुत आदमी। भारत सरकार और जांच एजेंसियों के लिए ये एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि 26/11 हमलों को लेकर जो साजिश पाकिस्तान की जमीन पर रची गई थी उसका एक अहम किरदार अब भारत में है। उम्मीद है कि राणा से पूछताछ में उन चेहरों पर से भी पर्दा उठेगा जो अभी तक जांच की पहुंच से बाहर रहे हैं। NIA की एक टीम पूरी तरीके से तैयार है जो तहव्वुर राणा से सवाल जवाब करेगी कि 26/11 में क्या क्या हुआ और कौन कौन लोग शामिल थे और कहां से इसकी फंडिंग हो रही थी। केंद्र सरकार ने 26/11 मुंबई हमले से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए अधिवक्ता नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिया है। योगेश शीतल, विशाल बैरिस्टो, नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तहव्वुर राणा के भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में आने के बाद से पूरे भारत में सुकून महसूस किया जा रहा है कि मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा मिल सकेगी। 26/11 हमले के समय आतंकियों से लोहा लेने वाले सुरक्षा बलों के जवान हो या फिर रक्षा विशेषज्ञ, हर कोई इसे भारत की रणनीतिक सफलता मान रहा है तो हमले के पीड़ित भी राहत महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आतंकी राणा को अपना नागरिक मानने से मना कर दिया है तो इजराइल ने भारत की इस सफलता पर PM मोदी की तारीफ की है। 26/11 आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा का भारत प्रत्यर्पण की राह आसान नहीं थी। मोदी सरकार के बीते लगातार प्रयास और भारतीय एजेंसियों के अथक कोशिश का नतीजा है कि आज आतंकी राणा भारत के कब्जे में है। 26/11 की लड़ाई में शामिल रहे सुरक्षा जवान और रक्षा जानकार आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए इसे एक मील का पत्थर करार दे रहे हैं। आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है दूसरे देश से किसी को पकड़ कर लाना। बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था ISI से, उसके ऊपर जब मुकदमा चलेगा तो डेफिनेटली जो सबूत हमारे पास है वो हम पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मिलने की हम उम्मीद करेंगे। तहव्वुर राणा उसको एक्चुअली ये लोगों को बहुत पहले ही सज़ा होनी चाहिए थी, बहुत पहले उनको सज़ा मिलके मतलब फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन देर है दुरुस्त है। आतंकी राणा को अमेरिका से भारत वापस लाने का काम पूर्ववर्ती UPA सरकार के समय शुरू हुआ था, लेकिन मोदी सरकार के प्रयास रंग लाए और इसी वजह से मुंबई हमले में अपनों को खोने वाले भी PM मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़ी बात है, तहव्वुर राणा को हम इंडिया में या दिल्ली में ला रहे, उससे सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे प्रधानमंत्री जी की है, मोदी जी की।
आज इतने करने बाद में एक फर्स्ट प्रधानमंत्री जो आज मेन मास्टरमैन जो अमेरिका में था, छुप के बैठा था, आज उसको इंडिया में ला रहे हैं। प्रधानमंत्री की पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान ही राष्ट्रपति ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत सौंपने का ऐलान किया था, जिसके बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी इसे पीएम मोदी और भारत की बड़ी रणनीतिक जीत मान रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया। आतंकी राणा के भारत के गिरफ्त में आते ही पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिसके चलते उसने अभी से ही आतंकी राणा से अपने रिश्तों को नकारना शुरू कर दिया है। तो वहीं इजराइल ने राणा के प्रत्यार्पण को भारत की बड़ी जीत बताया है। We are encouraged to hear about the extradition to India of one of the perpetrators of the terrible and horrendous terrorist attacks that happened in Mumbai on the 26th of November 2008, which took the lives of more than 170 innocent civilians, including Israelis. I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. आतंकी राणा की भारत वापसी से 26/11 आतंकी हमले के कई राज खुलेंगे, तो आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी बड़ा समर्थन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण उसका हो चुका है। प्रत्यर्पण में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन अब भारत में एनआईए के अभियोजन की पैरवी कर रहे हैं। दयान कृष्णन प्रत्यर्पण कानून के विशेषज्ञ और अब वो राणा को कड़ी सजा दिलाएंगे। दयान कृष्णन ने अमेरिकी अदालत में प्रत्यर्पण के लिए भारत की तरफ से दलीलों को पेश किया। डेविड कोलमैन हेडली के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कार्यवाही में विशेष सरकारी अभियोजक की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी रवि शंकरन के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण में सीबीआई के विशेष वकील थे। वहीं हेडली से पूछताछ करने के लिए शिकागो गए 4 सदस्यीय दल का भी वो हिस्सा रहे। दयान गोवा बाल उत्पीड़न कांड के आरोपी रेमंड वर्ले के प्रत्यर्पण में सीबीआई के वकील थे। उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। उन्हें 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। देश के सबसे प्रमुख क्रिमिनल वकील में वो गिने जाते हैं। 2001 संसद हमले और 2012 में दिल्ली सामूहिक बलात्कार के मामले में वो प्रमुख वकील रहे। 1999 के न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग के साथ भी उन्होंने काम किया। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म करने का फैसला लिया है, जिसका असर दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल सीमा पर वीरानगी दिखने लगी है और आने वाले सामान में अच्छी खासी कमी देखी जा रही है। भारत ने अपने बंदरगाहों के द्वारा बांग्लादेश के सामान को निर्यात करने की अनुमति खत्म कर दी है। सिर्फ नेपाल और भूटान के लिए जाने वाले सामान को भारत के बंदरगाहों से जाने की अनुमति होगी। भारत के फैसले के बाद बांग्लादेश के निर्यात पर असर पड़ने लगा है। भारत सरकार ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म क्या की, इसका असर बांग्लादेश के कारोबार पर दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में पेट्रापोल सीमा पर वीरानगी दिखने लगी है। केवल भारत में प्रवेश किए गए मौजूदा माल को ही ट्रांसशिप किया जाएगा और सीमा के भारतीय हिस्से में कोई अन्य सामान स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंटों का कहना है कि भारत सरकार के इस फैसले के बाद बांग्लादेश को व्यापार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश का अगर ट्रांजिट का सुविधा वो बंद हो जाएगा तो हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो सटीक धारा में और उसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो टाइम में वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये अब अपना हमारा जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसके लिए मतलब जो डिस्टर्बेंस था वो डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। सटीक टाइम में अगर वर्ल्ड में कोई जगह पे माल भेजना चाहता है तो भेज पाएंगे। इतना लो कॉस्टिंग में इतना फैसिलिटी उनको मिला था
बांग्लादेश सब सामान यहाँ आके यूज करके, इंडिया को यूज करके विदेश माल एक्सपोर्ट किया। बांग्लादेश पर्टिकुलर इंडिया को यूज करके ये कर रहा था, लेकिन अभी तक बांग्लादेश का एक सिस्टम, गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन चालू होने के साथ साथ ये बंद हो गया। तो बांग्लादेश का क्या मिलियन का मिलियन डॉलर लॉस होगा। ट्रांसशिपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक देश से निकला माल सीधे अपने गंतव्य देश नहीं जाता है। ये माल किसी तीसरे देश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों या सड़क मार्ग के जरिए अन्य देश तक भेजा जाता है। बांग्लादेश अपने सामानों को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते अन्य देशों को निर्यात करता और मोटा मुनाफा कमाता था। ये सुविधा बांग्लादेश को वर्ल्ड मार्केट में आसान एंट्री देता था। भारतीय ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द होने से बांग्लादेश को काफी नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। अपने बंदरगाहों पर निर्भरता से शिपिंग खर्च और समय बढ़ेगा, वहीं यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के साथ व्यापार में देरी और लागत बढ़ेगी। बांग्लादेश के सामने अब लॉजिस्टिक्स की समस्या आ सकती है। निर्यात के लिए भारतीय बंदरगाहों के बिना देरी और अनिश्चितता बढ़ेगी। भारत की उन्नत परिवहन सुविधाएं बांग्लादेश के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश भारत द्वारा दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा के माध्यम से प्रतिवर्ष 30,000 टन तक का माल निर्यात करता था। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। उसके बाद से बीजेपी ने देश में इस कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है। राज्य, जिला और मंडल स्तर पर भाजपा अभियान चलाकर लोगों को इस कानून के फायदे गिनाएगी। इस बीच मुस्लिम समाज की बड़ी संस्थाओं के कई लोगों ने इस कानून को फायदेमंद बताया है। तो इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं, जिन पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। विपक्ष को भाजपा का जवाब। वक्फ को लेकर डोर टू डोर कैंपेन, 5 सूत्रीय प्लान तैयार। केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन कानून को पारित कराने के बाद अब देश भर में इस विधेयक से संबंधित जानकारी और जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल की है। भारतीय जनता पार्टी अब देशव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। अभियान के तहत भाजपा समाज के सभी वर्गों तक वक्फ संशोधन और मुस्लिम वक्फ निरसन विधेयकों की जानकारी पहुंचाएगी। इसके लिए भाजपा ने 5 सूत्रीय योजना तैयार की है। इस अभियान को प्रदेश स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर पर चलाया जाएगा। साथ ही कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और समन्वय एवं निगरानी की जाएगी। सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्र में कम से कम एक संवाद कार्यक्रम करेंगे। मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोगों के साथ टाउन हॉल कार्यक्रम किया जाएगा। ईसाई समाज के साथ बीजेपी ईसाई सद्भाव बैठक करेगी। वहीं महिला नेताओं के साथ विशेष महिला टाउन हॉल राज्य की राजधानी में किया जाएगा। सभी जिलों में प्रमुख नागरिक संवाद, जिसमें मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोग शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ संवाद बैठकें होंगी। महत्वपूर्ण स्थानों पर घर घर प्रचार अभियान चलाया जाएगा। हर मंडल में महिला संवाद और मुस्लिम महिला संपर्क अभियान चलाया जाएगा। हर जिले में ग्राफिक्स, वीडियो संदेश और वॉक्स पॉप वीडियो के साथ डिजिटल प्रचार अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी राज्य स्तरीय कार्यशालाएं 15 से 17 अप्रैल 2025 के बीच चलाएगी। जिला स्तरीय कार्यशालाएं 18 और 19 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी। बीजेपी इस अभियान के जरिए न केवल विधेयक की जानकारी देगी, बल्कि समाज के सभी वर्गों से संवाद कर सामाजिक समरसता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के नेतृत्व में गठित टीम अभियान की निगरानी करेगी। इस टीम में पार्टी सचिव अनिल एंटनी, डॉक्टर अरविंद मेनन और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी शामिल हैं। वहीं मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर को नए अधिनियम से महिलाओं की सूरत बदलने की उम्मीद है। वहीं अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ संशोधन कानून की तारीफ करते हुए इसे मुसलमानों के हित में बताया है। वक्फ की ज़मीन से हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक इनकलाब आ सकता है और सकारात्मक काम होगा और महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं लोग, उनको एक छत मिलेगी। जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी,
उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में भारत तेजी से वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। India is undergoing a remarkable transformation, emerging as a global leader in technology, innovation, and sustainable development. We have seen significant success in renewable energy, digital technology, information technology, telecom, auto and auto components, pharma and biotechnology, space and fintech. The rapid growth in digital infrastructure has put India at the forefront of technological innovation, be it the availability of day-to-day services through mobile and online platforms, of cashless transactions. Digital transformation in every field is rapidly boosting India's development. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और आने वाले वर्षों में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। India is undergoing a remarkable transformation, emerging as a global leader in technology, innovation, and sustainable development. We have seen significant success in renewable energy, digital technology, information technology, telecom, auto and auto components, pharma and biotechnology, space and fintech. The rapid growth in digital infrastructure has put India at the forefront of technological innovation, be it the availability of day-to-day services through mobile and online platforms, of cashless transactions. Digital transformation in every field is rapidly boosting India's development. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया की 2 दिन की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव तन्मय लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति ने ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव तन्मय लाल ने बताया कि दोनों देशों के बीच 2 सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए। स्लोवाकिया में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। This has been a historic state visit by President Draupadi Murmu. It has been historic because it is taking place after a gap of nearly 30 years. The President of Slovak Republic, His Excellency Peter Pellegrini, Prime Minister Mr. Robert Fico, the Speaker of the Parliament, among the various dignitaries. There were 2 MOUs that were signed during the visit. Business forum was hosted. The program also included a visit to the Tata Jaguar Land Rover manufacturing plant in Nitra, the city of Nitra. The President was also conferred an honorary doctorate by the university, Constantine the Philosopher University, based in Nitra. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन बच्चों से एक पेंटिंग प्रदर्शनी में बातचीत की जो भारतीय विषयों और कहानियों से प्रेरित थी और उन्होंने ब्रातिस्लावा में रामायण कठपुतली शो भी देखा। रामायण पर कठपुतली शो का निर्माण लेनका मुकोवा ने किया।
लेनका मुकोआ प्रेसोव में स्थित बाबादलो कठपुतली थिएटर का हिस्सा है। भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ती मित्रता को व्यापार, कूटनीति और सतत विकास जैसे विभिन्न आयामों में देखा जा सकता है। स्लोवाकिया में भारत की संस्कृति का अब गहरा प्रभाव भी देखा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को स्लोवाकियाई बच्चों के साथ रामायण पर आधारित कठपुतली कार्यक्रम देखा। कठपुतली की कला काफी प्राचीन है, जिसके जरिए भारतीय संस्कृति के प्रतीक रामायण का मंचन किया गया। रामायण पर केंद्रित स्लोवाक भाषा में कठपुतली शो को बच्चों ने मंत्रमुग्ध होकर देखा। कठपुतली शो का उद्देश्य स्लोवाकिया के लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है, साथ ही रामायण के गहन मूल्यों को उजागर करना है। कठपुतली शो का निर्माण लेनका मुकोवा ने किया है। पिछले 30 वर्षों से लेनका मुकोवा कठपुतली के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया में चित्रकला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी में शिरकत किया। प्रदर्शनी में भारतीय विरासत और परंपरा का प्रभाव नजर आया। चित्रकला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग में भारतीय संस्कृति और परंपरा का बेजोड़ नमूना दिखाई दिया। People love Indian culture a lot in Slovakia. So we have been embassy and there is a Slov-India friendship group. We have been organizing this painting competition, and we give them, fables from Panchatantra and other Indian, stories and festivals. And based on that, they bring out their creativity. And you have seen how beautiful paintings they have made. प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय दूतावास के सहयोग से स्लोवाक भारतीय मैत्री सोसाइटी द्वारा किया गया। ब्यूटी हिडन इन फेरी टेल्स इंडिया थ्रू द आईज ऑफ स्लोवाक चिल्ड्रन की थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। प्रतियोगिता का मकसद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। Every year we translate some few Indian fairy tales, 2-3, and then children from whole Slovakia are involved to welcome, to paint on the base of Indian fairy tales. So every year we organize a festival, Colorful India, or India full of colors. This competition today exhibition, it is the best paintings last 10 years, because already we celebrated 10 years of competition. This exhibition, how children in Slovakia see India, because it was called Hidden Power, Beauty in Fairy Tales, and we translate Indian fairy tales into Slovak language. चित्रकला प्रतियोगिता के 10वें संस्करण में स्लोवाकिया के 700 छात्रों ने भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागी काफी उत्सुक नजर आए। It's about an Indian fable. It's a story about a kind woodcutter who saved the man from getting bit by the snake. I used multiple techniques such as watercolors, crayons, and colored pencils. First, I was introduced to Indian fables because of the competition called Indian Fables Through the Eyes of Slovak Children. This is my painting. It's my interpretation of the fable of Kalidasa and the goddess Saraswati. प्रेसिडेंट के स्लोवाकिया का ऐतिहासिक राजकीय दौरा स्लोवाकिया भारत की दोस्ती में एक अहम पहलू दर्शाता है। दोनों के बीच के क्लोज कल्चरल टाइज दिखाता है, जो हम देख सकते हैं स्लोवाकिया के लोगों में, उनकी संस्कृति में, उनकी कहानियों में। आगे जाके ये दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन का एक फैक्टर बन सकता है। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ ब्राटिस्लावा से डीडी न्यूज़ के लिए मैं जयंती झा। प्रधानमंत्री कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम वहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं के उपहार के साथ। 3900 करोड़ रुपए से अधिक की जिन 44 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा, उनसे काशी के विकास को नई गति मिलेगी। ये परियोजनाएं अवसंरचना विकास, विद्युत वितरण संबंधी अवसंरचना, सुरक्षा कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाओं, जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने, वाराणसी के कारीगरों के कल्याण, सौर ऊर्जा तथा सौंदर्यीकरण, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने और खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने से जुड़ी हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वाराणसी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 50वां बार आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, काशी के चारों तरफ चौड़ी सड़कों का रिंग रोड का निर्माण
ओवर ब्रिज का निर्माण, काशी में चिकित्सा की दृष्टि से टाटा कैंसर अस्पताल का निर्माण, बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण और नमो घाट का निर्माण, गंगा घाट का निर्माण, सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम काम है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में काशी का कायाकल्प हुआ है। पीएम आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड भी वितरित करेंगे। साथ ही विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस भी हस्तांतरित करेंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि पीएम के नेतृत्व में उनका संसदीय क्षेत्र विकास की नई इबारत लिख रहा है। बनारस में पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं अच्छे, और स्टेडियम बन रहे हैं। स्टेडियम की वजह से जो लोकल जहाँ पे रोड खराब थे, जैसे टूटे उठते हैं, वो रोड भी पूरे क्लियर हो रहे हैं, 4 लेन हो रहे हैं। घाट कहीं ज़्यादा साफ हैं, रोड बहुत अच्छी बन गई है, रोड चौड़ी हो गई हैं, साफ सफाई है। बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड बाकी हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट ही हुआ है पहले से। सभी का यह मानना है कि बनारस शहर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। विकास की एक तेज रफ्तार वो दिखाई देती है और उससे आम जनजीवन में फर्क पड़ा है। आम लोगों को फायदा हुआ जो बनारस में रहते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्थानीय लोग पीएम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में आनंदपुर धाम जाएंगे। पीएम गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम को दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। विरासत भी विकास भी, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंत्र जिस पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की इसी प्रतिबद्धता के तहत पीएम शुक्रवार को मध्य प्रदेश में स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील में स्थित ये धाम आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र है। पीएम गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का भ्रमण भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री पहली बार आनंदपुर में आ रहे हैं। हमारे आनंदपुर का भी इससे नाम बढ़ेगा, लोगों में जाएगा, इससे देश में भी जाएगा और विदेश में भी आनंदपुर का नाम बढ़ेगा। इससे बहुत बड़ी खुशी है, हमें भी है, आनंदपुर वासियों को भी है, महात्माओं को भी है। काफ़ी खुश हैं महात्मा लोग, जहाँ के जितने भी हमारे आनंदपुर के भाई हैं, महात्मा जी हैं, वो इस देख के बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कि हमारे यहाँ आनंदपुर में आ रहे हैं। आसपास के लोग भी मैंने देखा काफ़ी उनके भी अच्छा उनके विचार है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। ऐसा दरबार है ये कि एकदम सच्चा दरबार है, जो आपकी मन्नत है वो पूरी भी होती है। और यहाँ कोई दिखावा नहीं है, अमीर गरीब सब बराबर हैं। और प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे देश के लिए। आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। आनंदपुर धाम अध्यात्म और शांति का तो एक प्रतीक है ही, संस्कृति का तो एक प्रतीक है ही, साथ साथ किस तरीके से मानव सेवा की जा सकती है और संतों के द्वारा एक स्थान को किस तरीके से निर्मित कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इस बात का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ट्रस्ट सुखपुर गांव में चैरिटेबल अस्पताल, सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल और देश भर में विभिन्न सत्संग केंद्रों का संचालन कर रहा है। आनंदपुर धाम धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र, वो केंद्र जिसके प्रति देश दुनिया के श्रद्धालुओं की प्रगाढ़ आस्था है। ये केंद्र इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे संतों के द्वारा एक बंजर और वीरान पड़ी धरती को एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यहाँ के प्रकल्प ये बताते हैं कि किस तरीके से समाज और राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने आप में कई मायने रखता है। कैमरामैन गौरव निरुटर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, आनंदपुर धाम, अशोकनगर।
आज से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। आयुष्मान भारत के 20 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। आज से दिल्ली भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से जुड़ गया। इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस मिशन के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना का इंतजार खत्म हो गया। गुरुवार से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई और लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनने लगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। आयुष्मान भारत योजना से दिल्ली के 36 लाख लोग लाभान्वित होंगे। योजना के तहत दिल्ली के लाभार्थियों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार बनने के 50 दिन के भीतर ही आयुष्मान भारत योजना लागू कर दिल्ली चुनाव में किए गए वादे को पूरा किया गया। हेल्थ एश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसमें सरकार इस बात का एश्योर करती है कि तुम्हारा 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज भारत सरकार देगी और उसमें आज दिल्ली ने 5 लाख रुपए और जोड़ दिए तो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। इसके साथ अब दिल्ली भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से जुड़ गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच करार हुआ है। अब दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत दिल्ली को 2400 करोड़ रुपए मिलेंगे। आयुष्मान भारत के साथ साथ पीएम अभीम योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग राशि केंद्र सरकार की ओर से मिली है। 2400 करोड़ रुपए का अनुदान जो केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है, ये हम सब के लिए बड़े ही खुशी का मौका है। दिल्ली के लोग आयुष्मान कार्ड मिलने पर काफी खुश नजर आए और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये मुझे अवसर ये मिला। मुझे आयुष्मान कार्ड मिला है 10 लाख रुपए का ये मिला। पहले दवाई दारू करते थे तो उसमें हमें परेशानी होती थी। अब ये है कि इसमें लाभ मिलेगा, हमें फ़ायदा मिलेगा। मोदी जी के बहुत धन्यवाद। 10 लाख का इंश्योरेंस हुआ है हमारा, हम बहुत खुश हैं, परिवार बहुत खुश है। इससे पहले हमारे दवाई दारू में पैसे लगते थे। जब से आयुष्मान कार्ड भारत में लॉन्च हुआ है हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने हमारे लिए बहुत सोचा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। साथ ही 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेंगे। इसे 1 साल के भीतर मिशन मोड में बनाया जाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के दिल्ली सेक्शन में एनसीआरटीसी ने कॉरिडोर के परिचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। न्यू अशोकनगर से सराय काले खां नमो भारत स्टेशनों के बीच ओवरहेड इलेक्ट्रिक OHE वायर को 25 kV की क्षमता पर चार्ज कर दिया गया है। यानी अब ट्रेनों के परिचालन के लिए दोनों स्टेशनों के बीच इंस्टॉल की गई OHE का विद्युतीकरण कर दिया गया है। जल्द ही इस सेक्शन में ट्रायल रन आरंभ किया जाएगा। IPL 2025 में अब MS धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल ऋतुराज गायकवाड़ कोहनी में फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले इस बात की पुष्टि की। ऋतुराज गायकवाड़ को 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कोहनी में चोट लग गई थी। हालांकि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ अगले 2 मैचों में हिस्सा लिया, लेकिन स्कैन में अब फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। जॉर्डन में हाल ही में आयोजित हुई सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान दीपक पुनिया को भरोसा है कि आगे आने वाला समय भारतीय कुश्ती के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। दीपक इन दिनों अगले महीने होने वाली रैंकिंग सीरीज की तैयारी में लगे हैं। पहलवान दीपक पुनिया से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने।
सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने अपना अभियान जो है वो 10 पदक के साथ खत्म किया था और इस वक्त हमारे साथ दीपक पूनिया हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। दीपक, सबसे पहले तो आपको इस पदक जीतने की बधाई, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल था इस पदक तक पहुंचना, वो भी ऐसी परिस्थिति के बीच में जबकि ट्रायल्स भी बहुत मुश्किल से हो रहे थे और कंपटीशन का जो लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा जो देखने को नहीं मिल रहा था। ये बिल्कुल एंड मोमेंट पे हमारे ट्रायल हुए हैं, जबकि बिल्कुल 2-3 दिन बचे थे एकदम नाम भेजने के, तो तब हमारे ट्रायल हुए। तब ये था कि हमें मतलब पहले तो ट्रायल निकालना है, उसके बाद में हम अपना जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। तो हमने अच्छे से अपना ट्रायल निकाला बढ़िया से। उसके बाद बस हमारा गोल था कि हम अपना मतलब काफ़ी टाइम हो गया था खेले कि हम अपना बेस्ट दे सकें, तो बस हमारा फोकस से बेस्ट देने पे था। और टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा, बहुत एक्सपीरियंस रहा काफ़ी दिन बाद खेल के। और अभी आने वाले टूर्नामेंट हैं जो रैंकिंग सीरीज़ है 2 हमारी बची हुई हैं, उनमें भी हम अपना बेस्ट देंगे। आपने जैसे बात की कि 92 केजी की में आप गए, लेकिन 92 केजी की अगर बात करें तो ये नॉन ओलंपिक कैटेगरी है, तो दीपक क्या इसी कैटेगरी में अपने आप को रखेंगे या फिर कोई एक समय सीमा आपने बांध रखी है इस कैटेगरी तक? नहीं सर, मैंने इस कैटेगरी में ये है कि मेरे को टूर्नामेंट देखना है कि अभी हम जो ओलंपिक वेट के जो मेन टूर्नामेंट आएंगे हम उनमें ओलंपिक वेट में ही खेलेंगे, क्योंकि ये तो ऐसा टूर्नामेंट था कि काफ़ी दिन हो गए थे और मेरे को एक एक्सपीरियंस के तौर पे मेरे को ये टूर्नामेंट लेना था। बहुत ही लंबा एक गैप जो आ गया था उसको कवर करने के लिए मेरे को ये था कि मेरे को बस खेलना है और बस अपना मतलब उसी फॉर्म में मेरे को वापस लेके आना खुद को। तो अभी आगे जो भी टूर्नामेंट ओलंपिक वेट के मतलब आएंगे तो उनमें मैं ओलंपिक वेट में ही खेलूंगा 86 केजी में। अभी अगर फ़िलहाल बात करें इस साल की, तो सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का है, तो उसमें आप कौन सी कैटेगरी में उतरेंगे? वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं देखो जी, जो मेरा अभी प्लान है वो मैं 86 केजी में सोच रहा हूँ कि मैं 86 केजी में ही खेलूँगा और उसके लिए वैसी ही ट्रेनिंग मेरे को करनी होगी। बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं दीपक पूनिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो एक बात को भरोसे के साथ सामने रख रहे हैं कि 86 किलोग्राम भार वर्ग के साथ वो अपनी चुनौती पेश करेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।